Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to Angstrom Classes YouTube channel. My name is Nikhil and this is going to be the second lecture for chapter 1, that is reflection of light. And आज के इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो समझने वाले हैं. सो आई होप कि आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है जहाँ पे हमने लाइट के नेचर और साथ ही साथ हमने लाइट के प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर रखा है. अगर अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है और आप इस लेक्चर पे हो सो मेक श्योर आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखो ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, क्योंकि हमने जो फर्स्ट लेक्चर किया है उसमें हमने लाइट के बहुत सारे बेसिक प्रॉपर्टीज़ और उसके डुअल नेचर की बात की है और किस तरीके से वो जो डुअल नेचर है वो एग्जिस्टेंस में आया, क्या क्या डिस्कवरीज की गई, कौन कौन उसके पीछे थे, उन सब का डिस्कशन हमने डिटेल में कर रखा है. तो फर्स्ट लेक्चर मेक श्योर कि आप देख लो क्योंकि वो बहुत ही बेसिक होने वाला और फाउंडेशन होने वाला है अपने आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए. तो लेक्चर नंबर 2 को शुरू करने से पहले जो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर, अब क्योंकि चैप्टर लाइट है लेकिन लाइट में दो पार्ट्स हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो हम लोग रिफ्लेक्शन को चैप्टर 1 कह रहे हैं और इसके बाद जब हम अपना नेक्स्ट अलग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे तब वहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्शन फेनोमेना के डिस्कशन पे जाएंगे और वहाँ पे हम लोग बाकी सारी चीज़ों को समझेंगे. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन और उसके लॉज हैं ये हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं और इससे रिलेटेड फिर जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं जैसे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन उसको भी आज के ही लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सो आई होप आप सब लोग एक्साइटेड हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकन होता है लाइक द बेल आइकन मेक श्योर यू प्रेस इट सो दैट कि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एज वेल ताकि उन्हें भी इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिले. राइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पे जो ये वर्ड आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब होता है? अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करें देन व्हाट डज इट मीन. सो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन को सिंपली यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे आपने क्लास 7-8 में ऑलरेडी आपने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रखा है. तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा डेफिनेशन लिखे रिफ्लेक्शन क्या होता है, सो वी कैन सिंपली से दैट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट after striking a smooth and polished surface. In the same medium, in the same medium. Now this is the definition of reflection of light. यहाँ पे हमने क्या लिखा, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस. तो यहाँ पे हमने स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस की बात की है. राइट, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस. लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है ना तो जरूरी नहीं है कि जो सरफेस है उसको स्मूथ और पॉलिश्ड होना कंपल्सरी है. रिफ्लेक्शन जो है वो डल सरफेस से भी हो सकता है, अनपॉलिश सरफेस जिसको कहते हैं डल सरफेस उससे भी हो सकता है. अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, इफ द सरफेस इज रफ देन आल्सो द रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस. बट यहाँ पे परफेक्ट रिफ्लेक्शन होने के लिए अगर लाइट का प्रॉपर रिफ्लेक्शन करवाना हो, परफेक्ट रिफ्लेक्शन करवाना हो, हालांकि कभी भी परफेक्ट रिफ्लेक्शन तो नहीं हो पाता, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देख सकते हो मैक्सिमम 98-99% तक रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, बट 100% रिफ्लेक्शन हो जाना ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि लाइट के पास एनर्जी है ना, और वो एनर्जी जब वो किसी सरफेस से टकराती है तो कुछ एनर्जी जो है वो उस सरफेस को ट्रांसफर कर देती है. इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो सरफेस है जिससे लाइट टकरा रही है, इंटरैक्ट कर रही है, वो सरफेस कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके वजह से लाइट का कंप्लीट रिफ्लेक्शन 100% रिफ्लेक्शन तो पॉसिबल नहीं है. बट हाँ वी कैन मैक्सिमम एक्यूरेसी जो है वो मतलब रिफ्लेक्शन का वो 98-99% तक किया जा सकता है. उसके लिए सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाना होगा और बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड बनाना होगा. तो अगर हमारे पास एक ऐसा सरफेस है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है उसके ऊपर और वो बिल्कुल पॉलिश्ड सरफेस है, तो आप देख सकते हो कि वहाँ से लाइट का परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा. बट अगेन कमिंग टू द फैक्ट,
लाइट का रिफ्लेक्शन होने के लिए सरफेस का स्मूथ और पॉलिश होना कंपलसरी नहीं है। अगर लाइट का इंटरेक्शन इवन डल सरफेस या रफ सरफेस से भी होता है, फिर भी वहां पे आपको रिफ्लेक्शन होता हुआ दिखता है, राइट। हम लोग उसको देख सकते हैं। जैसे अगर आप रूम की एग्जांपल लो, तो जो हमारे रूम के वॉल्स और सीलिंग्स हैं, दे आर रफ सरफेस है, राइट। बट फिर भी जब हम लोग रूम में लाइट ऑन करते हैं तो द होल रूम गेट लाइट अप, राइट। नाउ व्हाई दैट इज पॉसिबल? बिकॉज light rays are also getting reflected from the walls and the ceilings, even the floor of the room, even your bed or any surface that is kept in your room, any wooden surface like cupboard or anything, तो लाइट का रिफ्लेक्शन वहां से भी हो रहा है, राइट। बट उतना ज़्यादा परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, बट फिर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस वजह से पूरे रूम में लाइट हो जाती है, राइट। तो अगेन यहाँ पे उस पॉइंट को हम लोग नोट डाउन जरूर करेंगे। फॉर रिफ्लेक्शन टू अकर, यहाँ पे हम लोग क्या पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन होने के लिए, और सिंपल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन अकर फ्रॉम एनी सरफेस, फ्रॉम एनी सरफेस। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो किसी भी सरफेस से हो सकता है, ठीक है। चाहे वो सरफेस रफ सरफेस हो, चाहे वो सरफेस स्मूथ सरफेस हो, या डल सरफेस हो, या पॉलिश सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, क्योंकि सरफेस दो तरह के होंगे, या तो रफ सरफेस होगा या तो स्मूथ सरफेस होगा। तो हम लोग इसी के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं, राइट। हम लोग सरफेस को दो तरह का मान के चलेंगे। कौन कौन सा? तो एक है हमारा रफ सरफेस, राइट, और एक है हमारा स्मूथ सरफेस। सो नाउ दिस इज रफ सरफेस एंड द स्मूथ सरफेस। तो इसको एक बार प्रॉपर तरीके से हम लोग बॉक्स में रख लेते हैं। सो रफ सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। नाउ अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि सरफेस कैसा है। अगर लाइट किसी सरफेस से टकरा रही है, हाँ, वो सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इवन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रफ और स्मूथ, राइट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर रफ है, उस केस में लाइट का रिफ्लेक्शन जब होता है तो वो अलग तरीके से होता है, और जब हम लोग स्मूथ सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन होता हुआ देखते हैं तब वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द वे, और वही आज के लेक्चर में हमारा मेन पर्पज है समझने का कि क्यों रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो अलग अलग टाइप से होते हैं। बट जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक चीज और आप याद रखना कि लाइट का जब भी रिफ्लेक्शन होगा, whenever there is a reflection of light, it will follow a certain set of rules, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट मेंशन करेंगे, whenever there is a reflection of light, whenever there is a reflection of light, the light will follow a set of रूल्स, और जिसको हम लोग अपने फिजिक्स में लॉज कहते हैं, राइट। सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जो है, सेट ऑफ रूल्स कहने का मतलब यहाँ पे दो ही रूल्स हैं हमारे पास, दैट इज कॉल्ड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो दीज सेट ऑफ रूल्स इन आवर चैप्टर आर जनरली दे आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी को समझेंगे हम लोग सबसे पहले, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। और जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझ लेंगे, तब हम लोग यहाँ पे लाइट के जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का ही हेल्प लेना पड़ता है। सो आई होप आपको यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो क्लियर है, राइट। सो क्विकली टेक अ नोट इफ यू वांट, एंड देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। ऑलराइट, सो नाउ आफ्टर दिस वी आर नाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो फाइनली द पॉइंट इज दैट the whole point of discussion is based on this, right। आज का जो पूरा डिस्कशन होने वाला है वो इसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग थोड़ा टाइम लगा के इसके वर्ड टू वर्ड को समझेंगे, मतलब ये जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जो दो लॉज यहाँ पे दिए गए हैं, उसको हम लोग एक प्रॉपर तरीके से समझेंगे, है ना, वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप इसको समझ जाओगे वर्ड टू वर्ड, और ये वर्ड टू वर्ड समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टर्म्स आप लोग आगे यूज भी करोगे, राइट। तो उन टर्म्स का जब तक हम लोग क्लियर मीनिंग नहीं समझेंगे, देन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और फिर इसका एप्लीकेशन करने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, राइट।
तो इफ यू सी द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये वाला जो लॉ है जो नीचे लिखा गया है ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है, ये सेकंड लिखा हुआ है, बट ऐसा कोई फिक्स यहाँ पे कन्वेंशन नहीं बनाया गया कि आप इसको फर्स्ट लॉ कहोगे, इसको सेकंड लॉ कहोगे, या इसको फर्स्ट लॉ इसको सेकंड लॉ कहेंगे. यू कैन राइट एनी लॉ इन एनी ऑर्डर, इट डजंट मैटर, राइट. आप किसी भी ऑर्डर में लॉज को लिख सकते हो. हमने इस ऑर्डर में इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग सबसे पहले ये टर्म समझेंगे, तब जाके हम लोगों को ये वाले टर्म्स समझ में आएंगे, राइट. सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दिस ऑर्डर इन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सो अगर हम लोग सबसे पहले लॉ की बात करें, लाइक जो नंबर 1 पे लिखा है, इस लॉ में आप देखोगे तो जो वर्ड्स आ रहे हैं, लाइक एक बार लॉ को एक बार पढ़ते हैं, हम लोग रीड करते हैं, फिर हम लोग वर्ड्स को समझेंगे. द इंसिडेंट रे, you see here the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, right. So ये है हमारा पहला लॉ. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. So यहाँ पे आप देखोगे जब हमने ये वर्ड पढ़ा तो वर्ड को रीड करते समय, मतलब ये सेंटेंस को रीड करते समय हमने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर लिया है. जैसे यहाँ पे पहला वर्ड है हमारा इंसिडेंट रे, दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा है नॉर्मल, फिर यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और फिर यहाँ पे एक सेम प्लेन आ रहा है. इसका मतलब हम लोग समझेंगे डायग्राम के थ्रू, राइट. बट इस फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये 4 टर्म्स क्या है, इसको हम लोग डायग्राम से भी समझने वाले हैं. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स. एक बार हम लोग सेकेंड वाले को भी पढ़ लेते हैं, राइट. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और यहाँ पे ये जो वर्ड है ऑलवेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस सेंटेंस में ऑलवेज वर्ड पे ज़्यादा एम्फेसिस हमें देना है, इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जब हम लोग लॉ को लिखते हैं तो काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है वो इस वर्ड को छोड़ देते हैं. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमें बताता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से हो या स्मूथ सरफेस से हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ऑलवेज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं उसको भी हम लोग अभी डायग्राम के थ्रू एक बार समझ लेते हैं. तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास 6 टर्म्स आ गए हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अब इन सारे 6 टर्म्स को अच्छे से समझने के लिए कि एक्चुअल में इनका क्या मतलब है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक डायग्राम समझने वाले हैं, एक डायग्राम बनाने वाले हैं. और डायग्राम के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि जो हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, और इसी में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसका भी डेफिनेशन हम लोग यहीं पे समझने की कोशिश करेंगे, राइट. तो इस डायग्राम को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करने वाले हैं, तो जनरली वी आर गोइंग टू कंसीडर अ प्लेन सरफेस, प्लेन स्मूथ सरफेस, राइट. और वो थोड़ा पॉलिश होना चाहिए. सो लेट अस मेक अ सरफेस, सपोज दिस इज अ प्लेन सरफेस, एंड इस सरफेस को हमने क्या किया, इसको बिल्कुल स्मूथ बनाया है हमने, और इसको साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे पॉलिश कर देंगे. तो जनरली आप देखोगे तो पॉलिश करने का जो तरीका है फिजिक्स में, डायग्राम में हम लोग इसको इस तरह से शो करते हैं. एक तरफ के लाइन को, लाइन के एक साइड को हम लोग ऐसे डैश लाइन से शेड कर देते हैं. सो लेट अस कॉल इट अ सरफेस एम डैश. सो जनरली दिस बिकम्स अ मिरर, प्लेन मिरर, इसलिए हम लोग इसका नाम एम डैश रखते हैं, राइट. अब क्योंकि ये सरफेस है, दिस इज नाउ बिकमिंग दिस इज नाउ बिकम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. अब ये जो है हमारा, ये क्या बन चुका है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन चुका है. यानी कि अगर लाइट इस सरफेस से टकराएगी तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन होने को देखने को मिलेगा. सो दिस हैज बिकम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, राइट. अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, तो ये बिल्कुल स्मूथ है एंड पॉलिश्ड है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड. एंड ये बनाने का पर्पज हमारा इसलिए है ताकि हम लोग यहाँ पे लाइट का कंप्लीट रिफ्लेक्शन करवा सके. So now what we are going to do is we are going to take a ray of light which will be coming towards the surface. अब कोई एक सोर्स था, उससे लाइट हमने एमिट कराया और वो लाइट एक रे के फॉर्म में इस सरफेस पे आके यहाँ पे टकराती है. सो द रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस, इसको हम लोग ऐसे शो करेंगे. तो ये जो रे है वो इनकमिंग रे है. इनकमिंग रे कहने का मतलब जो सरफेस की तरफ आ रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट रे. अब जो पॉइंट यहाँ पे हमने देखा, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये लाइट इस सरफेस को टकरा रही है, इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए P से डिनोट करने वाले हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बाय द वे, एंड लेट अस डिनोट इट बाय द लेटर P. एंड दिस रे एक्चुअली व्हिच इज कमिंग टुवर्ड्स द सरफेस इज नथिंग बट दिस रे इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. यही है हमारा इंसिडेंट रे. ओके, नाउ
The second thing is the point where the light strikes the surface. अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? This point is called the point of incidence. This is called the point of incidence. Now what we are going to do is, यहाँ पे हम लोग भी क्या करने वाले हैं, इस point of incidence पे और इस लाइन, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाने वाले हैं, जो कि डॉटेड लाइन से हम लोग जो कि डॉटेड लाइन से शो करेंगे कुछ इस तरीके से, राइट, इस तरीके से। अब ये सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सरफेस के परपेंडिकुलर जो ये नॉर्मल, ये जो लाइन हमने बनाया है, दिस लाइन विच इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो लाइन, ये एक डॉटेड लाइन जो कि हम लोगों ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता हुआ दिखाया है और इस सरफेस के जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है, बिकॉज द एंगल फॉर्म्ड हियर इज 90 डिग्री, so that is why this line is perpendicular to the surface. So this line is called, actually this is the normal. So this is called the normal. इसको हम लोग normal कहते हैं, and this is a imaginary line. This is an imaginary line because we are trying to make this line, we are just imagining this line just to define some other terms, right? अब जब ये लाइट का रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, तो आप देखोगे लाइट विल गो समथिंग लाइक दिस। लाइट यहाँ से टकराएगा और लाइट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, तो कुछ इस तरीके से वो इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा। नाउ लेट अस शो द डायरेक्शन एज वेल। तो लाइट क्योंकि यहाँ से सरफेस से दूर जा रहा है, तो इसको हम लोग एरो इस तरह से शो करेंगे। सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस रे विच आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड इज ट्रैवलिंग अवे फ्रॉम द सरफेस। ये इंसिडेंट रे जो कि सरफेस की तरफ आ रही थी, अब सरफेस से टकराने के बाद जो रे सरफेस से दूर जा रही है, इस रे को हम लोग यहाँ पे कहते हैं दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि ये जो रे बना है, ये जो रे बनी है, ये रिफ्लेक्शन के बाद बनी है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? तो यहाँ पे अब हमने कितने टर्म्स इस पे डायग्राम पे मार्क कर लिए हैं? तो हमने इंसिडेंट रे को मार्क कर दिया जो कि हमारा पहला टर्म था, देन हमने रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे मार्क कर दिया जो कि हमारा सेकेंड टर्म था, फिर हमने यहाँ पे नॉर्मल को मार्क कर दिया जो कि हमारा थर्ड टर्म था, एंड देन यहाँ पे फोर्थ टर्म जो कि हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का था, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में ये चारों टर्म्स आ रहे थे। अब जो सेकेंड सेंटेंस थी, सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको भी हम लोग यहाँ पे मार्क करके शो करेंगे। तो एक्चुअली इसलिए हमने ये नॉर्मल बनाया था क्योंकि एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं वो बेसिकली इस लाइन के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब इस लाइन से जितने एंगल पे ये इंसिडेंट रे लाई कर रहा है, राइट, द एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन दिस नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, जो कि ये वाला एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग स्मॉल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग स्मॉल लेटर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी होगा, जब भी बनेगा, तो ये हमेशा इक्वल होता है, ऐसा हमें सेकेंड लॉ में पता चल रहा है, राइट? सेकेंड लॉ हमें ये बता रहा है। तो रिफ्लेक्शन जब होता है तो ये देखा गया है कि जो एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। अगर ये 30 डिग्री है तो दिस विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। अगर ये 30 से 60 हुआ तो एट द सेम टाइम यू विल फाइंड दैट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो it means that both the angles are always equal to each other. Now we have labeled everything on the diagram. Now if you want you can just quickly go through the definition of all these terms. तो सबसे पहले अगर हम लोग इंसिडेंट रे की बात करें, if we talk about the incident ray, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे? So the incident ray is nothing but it is the ray that strikes the reflecting surface is called the incident ray. The ray that strikes, the ray which strikes the reflecting surface is called the incident ray. Second definition is for reflected ray. So reflected ray is nothing but it is the ray which goes away from the surface, away from the surface, and surface means again the reflecting surface, after reflection is called the reflected ray. तो जो लाइट, जो रे
सरफेस से दूर जा रही है विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस, और रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा होगा तो उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का नाम देते हैं. देन नॉर्मल, नॉर्मल का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं. सो थर्ड टर्म विच इज आवर नॉर्मल. सो हाउ टू बी डिफाइन द नॉर्मल? सो इट्स वेरी सिंपल. यहाँ पे आपको सिंपल समझना है और उसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देना है. नॉर्मल क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है. इट इज एन इमेजिनरी लाइन जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास हो रही है, विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, एंड इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल. So you can simply say that an imaginary line passing through the point of incidence and is perpendicular to the reflecting surface is called the normal. So this is the definition of normal. I hope all of you are clear so far. So इसको हम लोग यहाँ से सेपरेट कर देते ताकि आपको नॉर्मल का डेफिनेशन एक तरफ देखने को मिल जाए. So I hope आप सबको यहाँ तक अभी तक क्लियर है. So what is normal? An imaginary line passing through the point of incidence and is perpendicular to the reflecting surface is called a normal. Now let us now define the fourth term which is point of incidence. Now what is point of incidence? So if we talk about this term point of incidence, तो it is very simple. ये एक ऐसा point है जो कि reflecting surface के ऊपर होता है और इस point पे ही incident ray इस surface को strike करती है. Right? So we can simply say that the point where the incident ray strikes the reflecting surface is called the point of incidence. Right? So that is the definition of point of incidence. तो हमने यहाँ पे अभी तक 4 टर्म्स के डेफिनेशन हमने समझ लिए. अब आता है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके भी डेफिनेशन को हम लोग जल्दी से यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं. सो लेट मी टेल यू द फिफ्थ डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट. एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो जनरली एंगल आई से इस तरह से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. So angle of incidence. Now the definition of angle of incidence says that the angle formed between क्योंकि इंसिडेंस एंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, तो एंगल किसके बीच में बनेगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा. द एंगल फॉर्म बिटवीन द incident ray and the normal is called angle of incidence. Angle of incidence, right? And the next and the last definition, that is the important terms, is called the angle of reflection. So now you can write the definition of angle of reflection by your own. It is very simple now. बस आपको करना क्या है यहाँ पे, इस definition में बस incident ray के जगह पे आपको क्या लिखना है, reflected ray, and that becomes the definition of angle of reflection. So what is angle of reflection? So very simple again, angle of reflection is the angle formed between the reflected ray and the normal is called angle of reflection.
So with this we have completed all the important terms related to the important terms that we have seen in the laws of reflection. तो जो laws of reflection है हमारे पास, जो ये 2 laws थे हमने देखे, इसमें जितने टर्म्स हमने हाईलाइट किए उन टर्म्स का हमने डेफिनेशन और वो क्या होते हैं एक्चुअल में हमने उसको समझ लिया, right? So if you want to take a note of it, let's take a note quickly and then we will move on to the next set of topic. Okay, so let's proceed now and now we are going to discuss the very important topic जिसका डिस्कशन हमने मतलब इसी टॉपिक को समझने के लिए हमने अभी तक का जो पूरा डिस्कशन किया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझा हमने, इसमें जो टर्म्स है उसको हमने समझा, डायग्राम को बनाया, डायग्राम के थ्रू हमने समझा कि वो कहाँ पे वो सारे पार्ट्स लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने मिस किया है, दैट इज सेम प्लेन का मतलब हमने यहाँ पे नहीं समझा। तो लेट्स गो बैक टू द सेम डायग्राम अगेन एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें जो सेम प्लेन की बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब। सेम प्लेन कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, जैसे आप देखोगे ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, इस डायग्राम को मैंने इस बोर्ड के प्लेन में बनाया है। तो जब इस डायग्राम को मैंने बनाया तो आप देखोगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी प्लेन में लाई कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक प्लेन में है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी और प्लेन सरफेस पे चला गया। So whenever you see that incident ray and normal is in one plane, then reflected ray should be in the same plane. So that is the meaning of same plane in the first sentence of the law of reflection, right? So same plane कहने का मतलब बस इतना सा है कि जिस प्लेन में इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाई करने वाली है उसी प्लेन में आपको रिफ्लेक्टेड रे भी लाई करती हुई दिखेगी, right? So that is the meaning of the word same plane in the first law of reflection. So with this now we can understand the types of reflection. Now again if we talk about the types of reflection, तो किस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करने वाले हैं रिफ्लेक्शन को। So the classification will be based on whether the surface on which the light ray is striking or the surface from which the reflection is occurring has what kind of nature। मतलब हम लोग यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, इस टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग जो बेसिस यहाँ पे बनाने वाले हैं, सो दैट बेसिस इज एक्चुअली गोना बी द नेचर, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन इज कैटेगराइज्ड ऑन द basis of nature of the surface, nature of the surface। अब जो हमारा सरफेस है वो किस तरीके का है, कैसा नेचर है उसका, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन के टाइप्स को कंसीडर करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि सरफेस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। द सरफेस विल बी ईदर रफ, the surface will be either smooth, correct? 2 ही तरह के सरफेस होंगे, या तो हमारे पास सरफेस रफ होने वाली है या तो सरफेस स्मूथ होने वाली है। तो अगर हमारे पास रफ सरफेस है, if we have a rough surface then what kind of reflection will be there, and if we have a smooth surface then what kind of reflection we can see over there। So on the basis of the nature of surface we have 2 types of reflection। The reflection that occurs from a rough surface, जो rough surface से होने वाले रिफ्लेक्शन है, इसको एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग irregular reflection कहते हैं। This is called the irregular reflection, irregular reflection, या फिर इसके लिए हम लोग एक टर्म और यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, राइट। तो ये टर्म्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, राइट। क्लास 7, 8 में जब हम लोग लाइट पढ़ते हैं तब वहाँ पे हम लोग इन टर्म्स को ऑलरेडी जान चुके होते हैं, राइट। रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स होते हैं जो कि इरेगुलर और डिफ्यूज होते हैं, जो कि रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन है, और स्मूथ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन को एक्चुअली हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड द रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं,
तो जैसे आप लोगों को पता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एक दूसरा नाम होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, बट रेगुलर रिफ्लेक्शन को जनरली आप देखोगे कहीं टेक्स्ट बुक में दूसरे नाम से डिनोट नहीं करते हैं, बट इसके लिए भी हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये जनरली आपको इंडियन टेक्स्ट बुक्स जो होते हैं उसमें तो नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप फॉरेन राइटर्स की बुक पढ़ोगे, इफ़ यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू रीड फॉरेन राइटर्स बुक, तब वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन को एक्चुअल में स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन के नेम से डिनोट करते हैं। सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहने का मतलब क्या है कि लाइट आया, लाइट मतलब यहाँ पे बीम ऑफ लाइट, द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस एंड इट गेट्स स्कैटर्ड, वो बिखर गया। तो बिखरने वाले रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जब रिफ्लेक्टेड रे बिखरता है, यानी कि वो फैल रहा है, स्कैटर कर रहा है, सो जिसको हम लोग डिफ्यूजन वर्ड का नाम देते हैं। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो टर्म है वो वहीं से आता है। और स्पेक्युलर कहने का मतलब है, स्पेक्युलर कहने का मतलब इन अ सेम फैशन, जैसा इंसिडेंट रे था बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे भी एक ही डायरेक्शन में एक ही साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसा एक रे है वैसे दूसरे रेज, तीसरे रेज, चौथे रेज, जितने, क्योंकि बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन और इट इज अ बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट। तो अगर एक रे किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बाकी रेज भी ट्रैवल करेंगे। अब वो ऐसा क्यों होता है उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दोनों के डायग्राम्स को समझेंगे कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो स्मूथ सरफेस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन हो पाता है। और इसको समझने के लिए हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिस्कस किया है। और फिर अगर हम लोग रफ सरफेस कंसीडर करते हैं तो रफ सरफेस में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम वन बाय वन, बट उसको समझने से पहले एक बार मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। सो हैव अ लुक एट दिस इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको आप जल्दी से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। जस्ट टेक योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। सो ऑन दिस इमेज यू कैन क्लियरली नोटिस वन थिंग दैट, कि जैसा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब जो ऊपर आप देख रहे हो माउंटेन्स, जो ट्रीज हैं, जैसे वो हमें ऊपर दिख रहे हैं एक्चुअल में, जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एक्चुअल माउंटेन और जो एक्चुअल के ट्रीज हैं, उनका एक रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है पानी के अंदर, है ना। नीचे एक तो कोई तालाब है या जो भी है, तालाब या लेक या पॉन्ड, एनीथिंग व्हाटएवर इट इज, उसमें आपको एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। क्योंकि ये जो पानी है, ये जो वाटर आप दिख रहे हो यहाँ पे, दिस वाटर इज स्टिल वाटर, ये पानी बिल्कुल शांत है, इसमें कोई लहरें नहीं है, कोई रिपल्स नहीं है। तो शांत पानी होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसा ऑब्जेक्ट है उसका सेम टू सेम इमेज, हमें उसका सेम टू सेम रिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, राइट। तो एक तो ये डायग्राम है, एक तो ये इमेज है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व द सेकंड इमेज एज वेल एंड देन हम लोग फिर दोनों से एक कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है। सो नाउ लुक एट दिस वन एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व इन दिस इज कि यहाँ पे भी आपको देखने को तो कुछ पेड़ पौधे हैं, राइट, ऊपर आसमान है, बादल हैं, और यहाँ पे उनका एक पानी में फिर से रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। बट इफ यू सी दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, जैसे पेड़ पौधे एक्चुअल में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे नहीं है ना। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा इमेज बन रहा है। तो ये धुंधला इमेज बनने का कारण ये है, अगर आप इस वाटर के सरफेस को ध्यान से देखोगे तो इसमें वाटर सरफेस पे काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेज हैं, रिपल्स का फॉर्मेशन हो रखा है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, आप कह सकते हो कि ये स्मूथ नहीं है, ये रफ सरफेस बन चुका है। बट इस केस में क्या हो रहा था, ये जो सरफेस है, क्योंकि स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर होने की वजह से जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है, और इसी वजह से यहाँ पे जो हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है उसमें इमेज जो बन रहा है वो क्लियर इमेज बन रहा है। सो whenever the reflection occurs from a smooth surface, the still water is acting like a smooth surface, then you will see that the reflection will be very much clear, or image formed in the on the surface of the water is also very clear. But if you compare it with the second image, now here what you can see is the objects are not looking exactly how they are in real and in their image. जो कि रिफ्लेक्शन में यहाँ पे जो हमें दिख रहा है उसमें बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत धुंधला सा इमेज बन रहा है। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज द सरफेस ऑफ दिस वाटर हैज सो मेनी डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पे बहुत सारे रिपल्स बने हुए हैं। रिपल्स बनने की वजह से ये जो सरफेस है वो कैसा बिहेव कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक अ रफ सरफेस, एंड व्हेनेवर द रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम अ रफ सरफेस, द इमेज इफ इट इज फॉर्म्ड देन इट विल बी वेरी ब्लर। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखोगे इमेज ना के बराबर बनता है, राइट। जब रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तब उस केस में आपको इमेजेस बनते हुए नहीं दिखेंगे। जैसे अगर आप मान लो, इमेजिन करो एक वॉल है, उस वॉल के ऊपर एक हमने प्लेन मिरर हैंग कर दिया है, और
लाइट का सोर्स है, उस रूम में लाइट भी है, और आप जब उस प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अपने इमेज को उसमें देख पाते हो, राइट। बट जैसे ही आप उस प्लेन मिरर से बगल में जो प्लेन सिंपल सा वॉल है, उस वॉल के अगर आप सामने खड़े होगे तो आपको इमेज आपका इमेज आपको वॉल के अंदर, दीवार के अंदर नहीं दिखेगी, राइट। तो दीवार में आपकी इमेज नहीं बन रही है, बट प्लेन मिरर में आपका इमेज बन रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्लेन मिरर का सरफेस है वो प्लेन सरफेस है, और वहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि वो स्मूथ सरफेस है, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ उस केस में वहाँ पे रिफ्लेक्शन के होने की वजह से हमारा एक क्लियर इमेज बना, बिकॉज दैट रिफ्लेक्शन इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब हम लोग वॉल के सामने खड़े होते हैं तब हमारा इमेज नहीं बनता, क्योंकि जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, बहुत सारे इरेगुलरिटीज है उसके अंदर। तो रफ सरफेस होने की वजह से हमें अपना इमेज वॉल में नहीं दिखता है, राइट। दीवार पे हमें अपनी इमेज नहीं दिखती है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो दैट इज द मेन रीजन कि इमेज कब क्लियर होगा और कब ब्लर होगा। तो ब्लर इमेज तब बनेगा जब रफ सरफेस होगा, या तो बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे अगर आप एक प्लेन पेपर लो, शीट ऑफ पेपर, A4 शीट, और उसको अगर आप सामने रख के अपने चेहरे को देखोगे तो आपको अपना चेहरा उसमें नहीं दिखेगा, राइट, बिकॉज दैट सरफेस इज रफ सरफेस, एंड जो भी लाइट उस पर फॉल कर रही है वो डिफ्यूज हो जा रही है, जिसकी वजह से एक क्लियर इमेज वहाँ पे नहीं बन रहा है, या इमेज बन ही नहीं रहा है उस केस में, राइट। सो दैट इज द रीजन। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द two images and the reason behind the irregular and regular reflection. Now we will understand them with a simple diagram, जो कि हम लोग फिजिक्स में जनरली जो डायग्राम बनाते हैं उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस केस में हमें एक क्लियर इमेज बनता हुआ दिख रहा है, बट जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन था तब वहाँ पे इमेज क्लियर नहीं बनता है। तो आप इन पॉइंट्स को एक बार रीड कर सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन है। दिस इज some examples of plane surfaces और smooth surfaces. This is the reason. ये जो थर्ड पॉइंट लिखा है ये मेन रीजन है हमारा, जो कि हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें क्लियर इमेज देखने को मिलता है, या रेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो लाइट रेज है वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन यानी कि एक फैशन में जाती है, राइट। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड जो फोर्थ पॉइंट है वो हमें बस ये बता रहा है कि जो इमेज बन रही है रिफ्लेक्शन में, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा क्लियर बनती है, राइट। सो क्योंकि हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन समझना है हमें, तो हम लोग यहाँ पे जो सरफेस कंसिडर करने वाले हैं वो एक स्मूथ सरफेस कंसिडर करने वाले हैं। सो लेट अस टेक अ स्मूथ सरफेस, और स्मूथ सरफेस को हमें क्या करना है, पॉलिश करना होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। सो आफ्टर पॉलिशिंग द सरफेस, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक अ बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्योंकि रिफ्लेक्शन समझना है रेगुलर और इरेगुलर, तो अब हम लोग यहाँ पे सिंगल रे से काम नहीं चला सकते। अब हमें यहाँ पे बीम ऑफ लाइट कंसिडर करना होगा। और बीम कहने का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ बंडल ऑफ लाइट रेज, तो जिसमें दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज हमें मिलती हैं। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम 3 या 4 जो रेगुलर रिफ्लेक्शन में बीम ऑफ लाइट कंसिडर करने वाले हैं उसमें हम लोग 3 से 4 जो रेज ऑफ लाइट है उसको हम लोग शो करेंगे। एंड क्योंकि वो जो पैरेलल बीम है, क्योंकि जो बीम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, तो यहाँ पे जो सारी रेज होने वाली है वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट वी विल कंसीडर 3 और 4 रेज ऑफ लाइट, दिस विल बिकम द बीम ऑफ लाइट। अब ये जो बीम ऑफ लाइट है आप देखोगे तो ये इस सरफेस के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स पे टकरा रही है, क्योंकि ये बीम ऑफ लाइट है। हमने तो बीम ऑफ लाइट यानी कि कोई तो टॉर्च था या कोई भी लाइट सोर्स था जहाँ से लाइट हमने इमिट कराया, और वो लाइट इस तरह से आ रहा है कि वो पैरेलल हो गया, और जब वो सरफेस को टकरा रही है तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल रेज का कलेक्शन है, तो हर रे का यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें मिल रहा है। तो जैसे ये फर्स्ट वाले रे का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है, सेकंड वाले का यहाँ है, थर्ड वाले का यहाँ पे है, और फोर्थ वाले का यहाँ पे है। तो हर पॉइंट, हर रे का, फॉर एवरी रे वी हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वो इसी पॉइंट से होगा, इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होगा, इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होगा, और इसका रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से होगा। तो हम लोग ये काम करते हैं, इन पॉइंट्स को एक नाम दे देते हैं। दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3 एंड दिस इज P4। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं, तो अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारे पास अगर आ चुका है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर नॉर्मल्स को ड्रॉ करेंगे। तो हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस मेक द नॉर्मल नंबर 1, नॉर्मल नंबर 2, नॉर्मल नंबर 3 एंड नॉर्मल नंबर 4। नाउ यू ऑलरेडी नो द कंडीशन टू मेक नॉर्मल्स। नॉर्मल्स बनाने का जो कंडीशन है वो आपको ऑलरेडी पता है। जो नॉर्मल है वो इमेजिनरी लाइन है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होगी, और सरफेस के कैसे होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे जो लाइंस बनाए हैं वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाए हैं, और सारे लाइंस यहाँ पे क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर।
नाउ यू विल नोटिस वन थिंग, क्योंकि ये जो लाइट रेज थी ये आपस में पैरेलल है, और क्योंकि ये सरफेस एक प्लेन सरफेस है या स्मूथ सरफेस है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल्स बने हैं, क्योंकि हर एक का एंगल 90 डिग्री है, तो ये सारे लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल. सो हियर इवन ऑल द नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. द इंसिडेंट रे, the rays in this beam of light are also parallel to each other. So from this we can conclude one thing, that the angle of incidence, जो ये angle of incidence यहाँ पे बनने वाली है नॉर्मल्स और इंसिडेंट रेज के बीच में, ये एंगल्स भी हमेशा बराबर बनने वाली है. So if this is I, so this will be also I, this will be also I, and this will be also I. So all the angles that is formed between the normal and the incident ray are always equal, are equal in this case because the normals are parallel and even the rays of light are parallel. तो यहाँ पे जो भी एंगल्स बने हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल भी एक साथ है, पैरेलल है सब, और जो इंसिडेंट रेज हैं वो भी आपस में पैरेलल है. अब जब हम लोग यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो हमें पता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होनी चाहिए. तो जब यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो अगर हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ पे किसी और कलर से ड्रॉ करें, सो लेट्स से वी आर डिनोटिंग द रिफ्लेक्टेड रे विद द ब्लू कलर. So it will go something like this. Okay. Yeah. So this will go. This is going to be the reflected ray. And make sure कि यहाँ पे जो angles हम लोग बनाएंगे वो बिल्कुल same बनाएंगे, equal बनाने की कोशिश करेंगे. अब ये जितना angle है, तो यहाँ से जो reflected ray है उसका भी angle same होना चाहिए. So this will be like this. And यहाँ से भी reflection हुआ. And then P4 से भी क्या हुआ? Reflection हो गया. अब आप ध्यान से देखोगे तो जब हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, सारे रिफ्लेक्टेड रेज को हमने उतने ही एंगल पे बनाया है जितने एंगल पे हमारा इंसिडेंट रे आ रहा था नॉर्मल के साथ. तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे हर केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है, और क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज है तो ये सरफेस से दूर जा रही है, तो उसको हम लोग सरफेस से दूर जाता हुआ दिखाएंगे. और यहाँ पे हम लोग जो इंसिडेंट रे है उसको सरफेस की तरफ आता हुआ शो कर देंगे. राइट, तो डायग्राम से ये इंपॉर्टेंट है. तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे. अब यहाँ पे आप नोटिस करना कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो भी सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, और हमने जो डायग्राम बनाया है उसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बनाया है. सो नाउ वी विल रीड द पॉइंट्स वन बाय वन. अब आप ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या लिखा है. द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, इज रिफ्लेक्टेड एज अ पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन. यानी कि वैसा रिफ्लेक्शन जिसमें एक इंसिडेंट बीम जिसमें पैरेलल रेज हैं, अगर वो सरफेस से टकराती है और उसका जब रिफ्लेक्शन होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, द रिफ्लेक्टेड बीम विच हैज़ द रिफ्लेक्टेड रेज, दे ऑल गो इन द सेम डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन. वो सब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी. सो दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अकर्स फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, जैसा प्लेन मिरर में होता है, या जो स्टिल वाटर हमने देखा था, स्टिल वाटर में जैसा हो रहा था, उसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है. और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एट एवरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यू विल नोटिस, हर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब हम लोग ने नॉर्मल बनाया, व्हेन वी ड्रॉ द नॉर्मल, देन द नॉर्मल्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. जो नॉर्मल्स होंगे वो सब आपस में क्या होंगे, पैरेलल, जिसके वजह से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सब बराबर बने हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी बराबर होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दैट इज व्हाई ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. सो पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे एंड द पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज. ये तब भी पॉसिबल है जब सरफेस कैसा हो, स्मूथ सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो. राइट, सो यहाँ पे जब भी इमेज आप देखोगे बनता हुआ, तो इमेज जो है वो हमेशा क्लियर बनेगा. द इमेज फॉर्म विल बी क्लियर. करेक्ट, जैसा प्लेन मिरर में होता है या स्टिल वाटर में जो हमने एग्जांपल देखा, वहाँ पे इमेज बन रहा था और वो इमेज क्लियर बन रहा था, यानी कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही आपको उसका इमेज भी दिख रहा है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेगुलर रिफ्लेक्शन. इफ यू वांट टू टेक अ नोट ऑफ द पॉइंट्स, टेक अ नोट क्विकली, देन विल प्रोसीड फर्दर. Okay, so let's move on and let us now understand the next part, which is our irregular reflection. Right? So now irregular reflection कहाँ से होगा, ये हमें already पता है. It will take place from the rough surface. So now let us understand how does a rough surface look like. अब rough surface कैसा दिखने वाला है, तो हमें पता है rough surface जो होता है वो uneven surface है. uneven surface कहने का मतलब उसमें बहुत सारे bumps और hollows होंगे.
तो बम्प्स और हॉलोज होने की वजह से हम लोग सरफेस अगर बनाएंगे सो वी कैन मेक समथिंग इरेगुलर सा पैटर्न। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बना दिया, इसको थोड़ा और इतना भी ज़्यादा इरेगुलरिटी ना शो करते हुए इसको थोड़ा सा, ठीक है, मतलब राइट ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे शो कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर एग्जाम, दिस इज द रफ सरफेस। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्योंकि रफ सरफेस है और हमें क्या चाहिए, हमें फिर से अपना पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक एक करके यहाँ पे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे को लेके आते हैं। और अगेन वी विल मेक समथिंग लाइक एटलीस्ट 4 rays we will consider, all of them should be parallel। okay, so now we have made all the parallel beam of light। इसको हम लोग शो कर देते हैं कि these are parallel beam of incident light जो कि सरफेस की तरफ जा रही है। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे फिर से, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन तो करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल्स को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, यानी कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स आप देख रहे हो वो एक सीधी लाइन में नहीं है। कहीं पे सरफेस ऊपर की तरफ उठा हुआ है, कहीं पे सरफेस नीचे की तरफ दबा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, कहीं दबा हुआ है। इसलिए हम लोग इसको बम्प्स एंड हॉलोज कहते हैं। बम्प कहने का मतलब उठा हुआ और हॉलो कहने का मतलब दबा हुआ, राइट। तो यहाँ पे जब हम लोग नॉर्मल बनाएंगे तो हमें एक चीज़ समझना है, नॉर्मल बनाते कैसे हम लोग। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि नॉर्मल जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे बनाना है हमें, और उस सरफेस के जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप समझो कि जब हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे तो सरफेस तो अनइवन है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होने वाला है कि जो नॉर्मल बनेगा वो भी पैरेलल नहीं रहने वाला है, जैसा पहला केस में हो रहा था। यहाँ पे पैरेलल नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देखो सरफेस अगर ऐसा है तो नॉर्मल इस तरह से होना चाहिए, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। बट अगर सरफेस इस तरह से है तो नॉर्मल भी इस डायरेक्शन में जाएगी ना, या सरफेस इस तरह से है तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में जाएगी। सो डिपेंडिंग ऑन कि जो सरफेस का ओरिएंटेशन है वो कैसा होने वाला है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे नॉर्मल को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है इंसिडेंस का, इसमें सरफेस कुछ नीचे की तरफ जा रही है, राइट, थोड़ी सी नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो विल मेक श्योर कि नॉर्मल जो बनना चाहिए वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम लोग इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर बनाने की इसको कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये जो सरफेस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये तो हम लोग ऐसे इस तरह से है, ये तो नीचे की तरफ है, तो इसका नॉर्मल जब भी हम लोग बनाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनने वाला है, राइट। इसका कुछ सरफेस ऐसा जाएगा। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये नॉर्मल कुछ इधर जाने वाला है इसके परपेंडिकुलर, और ये बिल्कुल एक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्लैटनेस है, सीधी लाइन है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगी वो बिल्कुल ऐसे सीधे बन जाएगी इसके परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या किया, हमने नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया है। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आप देखोगे, ध्यान देना यहाँ पे, जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, दिस पॉइंट P1। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 नाम दे देते इसको। फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट 2 है, दिस पॉइंट P2। एट दिस पॉइंट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेट्स से I2। फिर ये पॉइंट P3, इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है लेट्स से दिस इज I3। एंड पॉइंट P4 पे ये जो फोर्थ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पे जो एंगल बन रहा है वो I4 बन रहा है। तो यहाँ पे हमने हर एंगल को अलग अलग नाम दिया है, I1, I2, I3, I4। इसके पहले वाले में तो हम लोग सबको I कह रहे थे। यहाँ पे इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप देखोगे तो एंगल जो बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में वो अलग अलग बन रहा है, इसलिए हम लोग हर एक को अलग अलग एंगल से डिनोट कर रहे हैं। अब क्योंकि जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो अगेन व्हाट वी विल कंसीडर इज, यहाँ पे रिफ्लेक्शन जब होगा तो आप देखोगे कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड है उसको अगर ड्रॉ करें तो I1 जो है वो यहाँ पे I2 से ज़्यादा दिख रहा है, तो जितना I1 है उसके प्रोपोर्शनल, उसके बराबर हम लोग R1 को रखेंगे और लाइट का रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा करवा देंगे, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे जो एंगल है I2 उसके रिस्पेक्ट में एंगल R2 कुछ कैसा होगा, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा वो कुछ ऐसा जाना चाहिए, राइट, ताकि सेम एंगल बने। और फिर यहाँ पे I3 है तो यहाँ पे R4 कुछ ऐसा जा रहा होगा सेम एंगल पे, और फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड है कुछ ऐसी जा रही होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सारे रिफ्लेक्टेड रेज को ड्रॉ कर दिया है। अब आप ध्यान से देखना जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सबके एंगल्स आ रहे हैं। सो दिस इज R1, दिस इज R2,
दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम नहीं है, जिस वजह से आप देखोगे तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डिफ्यूज हो गए हैं। डिफ्यूज कहने का मतलब क्या है, बिखर गए हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो इसी को हम लोग बिखरना कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। सो दैट इज वाई दिस इरेगुलर रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नाउ इफ यू रीड द पॉइंट्स वन बाय वन यू विल अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, the type of reflection in which a parallel beam of incident light is reflected in different directions, it is called irregular reflection. This type of reflection occurs from rough surfaces, for example sheet of paper, walls of the room. These are examples of rough surfaces because they have irregularities on them. So that is why these are examples of rough surfaces. और यहाँ से जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो आप देखोगे तो हमेशा irregular reflection या diffuse reflection होने वाला है। और at every point of incidence, अब इसके पीछे का कारण समझते हैं, तो at every point of incidence when we draw the normal, then each normal will be in different direction. हर नॉर्मल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में। अब देखो ये नॉर्मल इधर की तरफ गया, ये नॉर्मल इधर गया, ये नॉर्मल इधर गया, ये नॉर्मल ऊपर जा रहा है। तो हर नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है लाइट का। एंड यहाँ पे नो इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जैसे शीट ऑफ पेपर और जो रूम के वॉल्स होते हैं वहाँ पे हम लोग अपना इमेज नहीं देख पाते, राइट, क्योंकि वो सर्फेसेज रफ सर्फेसेज हैं और वहाँ पे क्योंकि लाइट का डिफ्यूजन हो जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग अपने इमेज को वहाँ पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता हुआ नहीं देख पाते। हालांकि अगर इमेज बनेगा, इन केस इफ द इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड इट विल बी ब्लर्ड। जैसा कि हमने सरफेस पे देखा था, वाटर के सरफेस पे जब वहाँ पे बहुत सारे रिपल्स बनते हैं, जब वो इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेस पे, तब वहाँ पे इमेज बन तो रहा था बट बहुत ब्लर इमेज बन रहा था, राइट राइट। सो ब्लर इमेज का फॉर्मेशन कब होगा, जब इमेज अगर बनेगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बाद तभी। अदरवाइज अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में आप देखोगे तो हमेशा वहाँ पे जो इमेज बनने वाली है वो हमेशा क्लियर इमेज बन जाती है। सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई दिस हैपेंस, एंड हियर वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई रेगुलर रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग लाइक दिस। द मेन रीजन फॉर बोथ ऑफ देम, अगर आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाई smooth surfaces show regular reflection of light and why rough surfaces show irregular reflection of light. So the simple reason is that when we have a smooth surface, the normals are in the same direction. That is why the reflection occurs here is regular. And in case of irregular reflection, you will notice that because the surface has a lot of irregularities, it's an uneven surface. That is why the normals are in the different direction. जो normals है वो हर अलग अलग डायरेक्शन में है, and that is the reason कि यहाँ पे जो लाइट है reflected rays वो scatter हो गया है, वो diffuse हो गया है, that is making it a irregular reflection. So this is the main reason behind. So the point written in the third one for both the cases is the reason for the type of reflection that we see. और यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन को हमने जो डायग्राम बनाया है, इसको हमने कैसे बनाया है, तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बनाया है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बता दिया था कि आज जो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं उसका मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। सो विद दिस आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको ये वाला पॉइंट सेपरेटली तो नहीं मिलने वाला, बट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था यहाँ पे, आगे आप इसको कहीं ना कहीं देखोगे, है ना। इसको आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है बट हमने उसका प्रॉपर रीजन नहीं समझा था उस टाइम पे, राइट। अब शायद आपको प्रॉपर रीजन समझ में आ गया है कि क्यों रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होता है और क्यों इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होता है, करेक्ट। सो विद दिस वी हैव आल्सो रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर नंबर 2। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, हमारा जो लेक्चर 3 होने वाला है उसमें हम लोग अपना जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर एंड some terms related to the spherical mirror, और इसी तरीके से हम लोग अपने आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उसको भी समझेंगे, ठीक है। आप देखोगे तो जहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बता रखा है एनसीईआरटी में, उसके नीचे आपको प्लेन मिरर से होने वाले जो रिफ्लेक्शन है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, जो कि आप लोग ऑलरेडी जानते भी हो कि प्लेन मिरर से जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो जो इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है,
उसके साथ साथ यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में, उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होता है। ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज हमेशा सेम होता है। और साथ ही साथ जब भी प्लेन मिरर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो इमेज बनता है दैट इज ऑलवेज लैटरली इन्वर्टेड। तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है लैटरली इन्वर्टेड, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको एंड करेंगे आज के लेक्चर को। सो लैटरली इन्वर्टेड, या जो बेसिकली यहाँ पे जो मेन फेनोमेना है इसका हम लोग नाम लैटरली इन्वर्टेड ना बोल के हम लोग इसको लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। लैटरल इन्वर्जन, करेक्ट। अब लैटरल इन्वर्जन को समझने के लिए अगर अभी फिलहाल अगर आपके रूम में कहीं पे भी आपको प्लेन मिरर दिख रहा हो तो आप जल्दी से जाओ और एक बार प्लेन मिरर में आप अपने प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाओ, राइट। करना क्या है आपको, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ आप, और प्लेन मिरर के सामने खड़े होके आप अपने आप को हाई करो, राइट, एंड विथ योर राइट हैंड। तो जब आप अपने राइट हैंड से अपने आप को हाई करोगे, आपका जो इमेज बन रहा होगा प्लेन मिरर में वो भी आपको हाई कर रहा होगा, बट विथ हिज लेफ्ट हैंड, वो अपने लेफ्ट हैंड से कर रहा होगा। और जब आप उसको हाई करोगे लेफ्ट हैंड से तो वो आपको राइट हैंड से हाई करेगा। तो यहाँ पे जो ये रिवर्सल हो रहा है ना, अपैरेंट रिवर्सल, कि आपका जो राइट साइड है वो उसका लेफ्ट साइड बन गया, आपका लेफ्ट साइड आप उसका इमेज का राइट साइड बन गया। So this apparent reversal of left side and right side is called lateral inversion. So if you want to take a note of this definition, you can note it down. The apparent reversal of left and right side, in the image formed by the mirror is known as lateral inversion. और आप इसका अगर एक रियल लाइफ सिनेरियो एप्लीकेशन देखो, अगर आप जानते हो इसका एक रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं उसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग अपने आगे आने वाले टॉपिक्स में समझने वाले भी हैं कि हम लोग रेयर व्यू मिरर में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ क्यों करते हैं। उसमें जब आप देखोगे तो जब आपके पीछे से एम्बुलेंस आती है, राइट, तो एम्बुलेंस जो है वो उसके जो लेटर्स होते हैं वो एक्चुअल में एम्बुलेंस के ऊपर वो लिखा आता है, उल्टा लिखता है, हमें उल्टा दिखता है वो, राइट। एक्चुअल में उसको हम लोग उल्टा नहीं पढ़ते, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मिरर इमेज है। उसको मतलब जो लेटर्स होते हैं उसको इस तरीके से बनाया ही जाता है एम्बुलेंसेस के ऊपर कि वो मिरर इमेज हो वहाँ पे, ताकि जब हम लोग मिरर में उसको देखें तो उसका मिरर इमेज जो बनेगा वो हमें सीधा दिखेगा, दैट विल बी स्ट्रेट, दैट विल वी विल रीड द वर्ड्स प्रॉपर्ली। एंड इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एम्बुलेंसेज में जो लेटर्स होते हैं उसको लैटरली इन्वर्टेड लिखा जाता है, ताकि मिरर में जब उसका लैटरल इन्वर्जन फिर से हो जाए तो वो इमेजेस मतलब वो जो वर्ड्स है वो सीधी दिखे हमें और हम लोग उस वर्ड को आसानी से रीड कर पाएँ, क्योंकि वो हमारे पीछे है ना, तो वो पीछे से आ रही है तो हम लोग मिरर में ही देख पाएंगे उसको, ताकि हमें ताकि एम्बुलेंस को जाने के लिए हम लोग क्या करें, एक साइड से रास्ता दे दें, उसके लिए जो रास्ता है वो क्लियर कर दें। सो दैट इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्जन कॉन्सेप्ट, जो कि एम्बुलेंसेज में होते हैं, करेक्ट। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दैट फैक्ट। So now our next topic for the next class, next lecture will be spherical mirrors and the terms related to the spherical mirror. So see you all in the next lecture and I hope आज का जो topic है वो आपको समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, so definitely आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। So that is all for this video and thank you so much for your time. Thank you for being till the end of this video. See you all in the next lecture. Till then, have fun, enjoy your day and take very good care of yourself. Bye everyone.